वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स के कुछ MCQs, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। हाल ही में खबरों में रही फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है। हमें इसमें से बताना है फ्यूचर ऑफ जॉब्स जो रिपोर्ट है 2025 की किसके द्वारा जारी की गई थी। फर्स्ट हमें दे रखा है विश्व आर्थिक मंच WEF, सेकेंड दे रखा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, थर्ड दे रखा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, फोर्थ दे रखा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। हमें इसमें से बताना है किसके द्वारा जारी की गई थी। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी की गई थी। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया, जिसमें वर्ष 2030 तक वैश्विक रोजगार बाजार को आकार देने वाले प्रमुख रुझानों एवं परिवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है। 55 अर्थव्यवस्था से प्राप्त इनपुट के आधार पर तैयार की गई इस रिपोर्ट में वर्ष 2030 तक 78 मिलियन नौकरियां की शुद्ध वृद्धि का अनुमान लगाया गया है तथा इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किस प्रकार प्रौद्योगिकी आर्थिक बदलाव एवं हरित परिवर्तन से रोजगार एवं कौशल पर प्रभाव पड़ता है। WEF सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह उद्योगों, क्षेत्रों और वैश्विक स्तर पर एजेंडा को आकार देने के लिए वैश्विक नेताओं को शामिल करता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए। हमारा क्वेश्चन नंबर है सेकेंड। सोनोबॉय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है। फर्स्ट हमें दे रखा है सोनोबॉय को एक बार उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया है और लगभग 24 घंटे तक सक्रिय रहता है। सेकेंड वाला है सोनोबॉय केवल सतह पर नौसैनिक खतरों का पता लगाने में सक्षम है। थर्ड वाला है सोनोबॉय द्वारा लगाई गई इन्फ्लेटेबल प्रणाली ट्रैकिंग जहाज़ों या विमानों के साथ संचार बनाए रखने का कार्य करती है। फोर्थ है सोनोबॉय ट्रैकिंग इकाइयों के साथ संचार बनाए रखने के लिए जल के नीचे केबल के माध्यम से कार्य करता है। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो क्या होगा, फर्स्ट। इसमें केवल हमारा फर्स्ट और थर्ड सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड है और फोर्थ वाला है वो क्या इसमें रॉन्ग है। तो इसलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सोनोबॉय एक्सपेटेबल होते हैं और अल्प अवधि के लिए सामान्यतः लगभग 24 घंटे तक कार्य करते हैं तथा इन्हें केवल एक बार उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए हमारा फर्स्ट वाला है वो सही है। सोनोबॉयज को जहाज़ों और पनडुब्बियों से जल के नीचे की आवाज़ों तक का पता लगाने के लिए ट्रैक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उन्हें मुख्य रूप से पनडुब्बी रोधी संघर्ष ASW में उपयोगी बनाता है। इसलिए हमारा सेकेंड वो सही नहीं है। एक बार सोनोबॉय सक्रिय हो जाने पर यह एक इन्फ्लेटेबल प्रणाली तैनात करता है जो जल की सतह पर तैरता रहता है। इस प्रणाली में एक रेडियो ट्रांसमीटर शामिल है जो सोनोबॉय को ट्रैक करने वाले जहाज या विमान के साथ संचार बनाए रखता है, जिससे वास्तविक समय में डेटा एक्सचेंज की सुविधा मिलती है। इसलिए हमारा थर्ड है वो सही है। सोनोबॉय जल के नीचे केबलों पर निर्भर नहीं होते हैं, इसके बजाय वे जल की सतह पर इन्फ्लेटेबल सिस्टम के रेडियो ट्रांसमीटर का उपयोग करके ट्रैकिंग इकाइयों के साथ वायरलेस तरीके से संचार करते हैं। इसलिए हमारा फोर्थ वाला है वो सही नहीं है। इसका आंसर ए होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। टोडा जनजाति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कौन से है कितने सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें टोडा जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के पूर्वी घाटों में निवास करती है। सेकेंड वाला टोडा भूमि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। टोडा जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजाति PEVT जो है हमारा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु के पूर्वी नहीं कहाँ पर पश्चिमी घाटों पर निवास करती है। पश्चिमी घाट है इसमें, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी। टोडा जनजाति तमिलनाडु में टोडा को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वे तमिलनाडु के पश्चिम घाट में रहते हैं। टोडा भाषा द्रविड़ है, लेकिन द्रविड़ परिवार की भाषाओं में सबसे असामान्य और अलग है। टोडा जो है लैंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है जिसे यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व नामित किया गया है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही है। धर्म और विश्वास उनकी धार्मिक प्रथाएं देवताओं के एक समूह के इर्द गिर्द घूमती है, जिनमें टोकिसी देवी और ओन अथोलोक के देवता केंद्रित देवता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है फोर्थ।
त्रिनिदाद एवं टोबैगो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कौन सी है, कितने सही है। फर्स्ट दे रखा है हमें, त्रिनिदाद एवं टोबैगो वर्ष 1962 में यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद एक गणराज्य बना। सेकेंड वाला, पीच झील इसी देश में स्थित है जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक डामर भंडार है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर होगा क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो हमारा फर्स्ट वाला है वो रॉन्ग है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। त्रिनाद एवं टोबैगो के बारे में, यह दक्षिण पूर्वी वेस्ट इंडीज में वेनेजुएला और गुयाना के पास स्थित एक द्वीपी राष्ट्र है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। इसने 31 अगस्त 1962 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की और वर्ष 1976 में एक गणराज्य बना। यह देश कैरिबियन कम्युनिटी का सदस्य है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। भौगोलिक विशेषताएं, सबसे ऊंचा स्थान माउंट एरिपो, प्रमुख नदियां ओटोइरे और कारुनी, प्राकृतिक संसाधन, पीच झील विश्व का सबसे बड़ा डामर भंडार, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही है। पर्वत श्रृंखला नॉर्दर्न रेंज एंडीज विस्तार का हिस्सा। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5, अल नीनो और ला नीनो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें फर्स्ट दे रखा है, अल नीनो पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर की सतह के तापमान में कमी को दर्शाता है, जबकि ला नीनो उसी क्षेत्र में तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। सेकेंड वाला, अल नीनो और ला नीनो की स्थितियां एक साथ नहीं हो सकती। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर है क्या होगा, बी। इसमें केवल हमारा सेकेंड वाला सही है, लेकिन जो फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अल नीनो और ला नीनो जटिल मौसम पैटर्न है जो भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्री तापमान में बदलाव के कारण उत्पन्न होते हैं। ये अल नीनो जो है दक्षिणी दोलन चक्र के विपरीत चरण है। अल नीनो एक जलवायु घटना है जिसे पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में सतही जल के गर्म होने के रूप में चिन्हित किया गया। सतही जल के तापमान में वृद्धि ही अल नीनो दक्षिणी दोलन के गर्म चरण का निर्माण करती है। अल नीनो की बारंबारता ला नीनो ठंडे चरण की तुलना में अधिक होती है, जिसमें एक ही क्षेत्र में शीतलन शामिल होता है, इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही नहीं है। अल नीनो और ला नीनो एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि वे अल नीनो दक्षिणी दोलन प्रणाली के विपरीत चरण की प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, हमें यहाँ पर दो कथन दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है, समुद्री कवक पोषक चक्र और पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। सेकेंड वाला है, समुद्री कवक सूक्ष्म जीव एवं जो समुद्री वातावरण में रहते हैं अपघटन सहजीवन और जैव सक्रिय यौगिकों के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हमें इसमें से बताना है कितने कथन सही है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो सेकंड वाला फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। सेकंड वाला ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, लेकिन जो सेकंड वाला फर्स्ट की व्याख्या नहीं करता है। जो हमारा थर्ड ऑप्शन है, कथन फर्स्ट सही है लेकिन सेकंड वाला रॉन्ग है। और फोर्थ वाला है जो हमारा कथन जो हमारा फर्स्ट है वो रॉन्ग है और सेकंड वाला सही है। तो हमें इसमें बताना है ये हमारे कथन से कौन सा वाला ऑप्शन संबंधित है। तो हमारा इसका जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, ए। इसमें हमारा कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, और जो सेकंड वाला है वो फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। समुद्री कवक सूक्ष्म जीव होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं तथा अपघटन सहजीवन और जैव सक्रिय यौगिकों के उत्पादन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं, इसलिए जो हमारा सेकंड वो सही है। प्रमुख अनिवार्य समुद्री कवक विशेष रूप से समुद्री वैकल्पिक समुद्री कवक स्थलीय वातावरण से विकसित समुद्री आवासों में जीवित रह सकते हैं। उत्तर जीविता की रणनीतियां समुद्री कवक बेहतर संसाधन प्रबंधन के लिए कोशिका के रूप में परिवर्तित कर फिस्ट फिमाइन की स्थितियों के अनुकूल बन जाते हैं। उदाहरण के लिए समुद्री शैवालों पर पाए जाने वाला पैराडेड्रिफियला सलीना अपने पोषक को पचाने के लिए बैक्टीरिया से एंजाइम उत्पन्न करता है। पारिस्थितिक महत्व, समुद्री कवक पोषक चक्रण पारिस्थितिक तंत्र स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। लाइकेन जो एक सहजीवी संबंध कवक और शैवाल का एक साथ रहना दर्शाते समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में भी योगदान देते हैं, इसलिए जो हमारा फर्स्ट है वो भी सही है। कवक ये यूकेरियोटिक जैव परपोषी अन्य पौधों या जानवरों का उपभोग करने वाले होते हैं जो मृत जीवी मृत और सड़ते जीवों को खाने या परजीवी के रूप में कार्य करते हैं। कवक बीजाणुओं के माध्यम से यौन या अलैंगिक रूप में प्रजनन करते हैं। R.H.V. टेकर ने कवक को एक अलग बहुकोशिकीय यूकेरियोटिक जगत के रूप में वर्गीकृत किया है। कवक औषधि जैसे एंटीबायोटिक का भोजन और उद्योग में लाभदायक होते हैं, लेकिन इनसे बीमारियां भी उत्पन्न होने की संभावना होती है। साथ ही ये विषाक्त
टॉक्सिन भी उत्पन्न करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो सही है और सेकेंड वाला भी सही है, और जो हमारा इसका है क्या है, सेकेंड वाला फर्स्ट की व्याख्या भी करता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है भारत का वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। सेकेंड वाला है, यह गीत पहली बार 1870 में लिखा गया है और बाद में इसे 1882 में आनंद उपन्यास में शामिल किया गया है। थर्ड वाला, इसे पहली बार वर्ष 1996 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो इसका जो हमारा आंसर है क्या है, सी। इसमें हमारा तीनों ही कथन सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, यह गीत पहली बार 1870 में लिखा गया और बाद में वर्ष 1882 में उनके उपन्यास आनंद में शामिल किया गया था। इसलिए जो हमारा सेकेंड है वो भी सही है। इसे पहली बार 1996 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुवीय भंवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, कम दबाव और शीत पवनों का एक वृहद क्षेत्र है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर घूर्णन करता है। सेकेंड वाला है, यह वर्ष भर विद्यमान रहता है लेकिन ग्रीष्म ऋतु में कमजोर हो जाता है और शीत ऋतु में मजबूत हो जाता है। हमें बताना है ध्रुवीय भंवर के संबंध में कौन से कथन सही है। तो जो इसका आंसर है हमारा क्या होगा, सी। इसमें हमारा फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही सही है। ध्रुवीय भंवर का परिचय, ध्रुवीय भंवर न्यून दाब और शीतलन पवनों का एक बड़ा क्षेत्र है जो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों के चारों ओर विवरण करता है। शब्द भंवर से तात्पर्य पवन के वामावर्त प्रवाह से है, जो ध्रुवों के पास शीतल पवन को सीमित रखता है। ध्रुवीय भंवर संपूर्ण वर्ष विद्यमान रहता है लेकिन यह ग्रीष्म काल में कमजोर हो जाता है जबकि शीतकाल में मजबूत हो जाता है। इसलिए हमारा सेकेंड है वो भी सही है। इसके जो प्रकार है क्या है, शोभ मंडली ध्रुवीय भंवर वायुमंडल की सबसे निचली परत पर स्थित सतह से 10 से 15 किलोमीटर तक, जहां अधिकांश मौसमी घटनाएं देखने को मिलती है। समतापी ध्रुवीय भंवर यह 15 किमी से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलता है तथा शीतकाल के दौरान अधिक प्रबल होता है और ग्रीष्म काल में लुप्त हो जाता है। इसके परिवर्तन ध्रुवीय क्षेत्र में वायु की गति और ऊष्मा हस्तांतरण से प्रभावित होते हैं। शीतकाल के दौरान परिध्रुवीय पवनें तीव्र हो जाती है और भंवर को मजबूत करती है और समताप मंडल में ध्रुवीय पवन एक एकीकृत विचलित द्रव्यमान का निर्माण करती है। अत्यधिक शीतल तंत्र, जब ध्रुवीय भंवर मजबूत होता है तो यहाँ जेट स्ट्रीम को स्थिर रखता है जिससे शीतल पवनें दक्षिण की ओर बढ़ने की से रुक जाती है। हालांकि जब भंवर कमजोर हो जाता है तो बाधित जेट स्ट्रीम तीव्र पवनों की एक संकीर्ण पेटी, जो आमतौर पर एक सीधी रेखा में चलती है, लहरदार रूप ले लेती है जिससे आक्रांतिक पवनें दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। इस व्यवधान के कारण अत्यंत न्यून तापमान, गंभीर चक्रवात तथा बर्फबारी और हिमवर्षा समेत चरम मौसम उत्पन्न होता है। ग्लोबल वार्मिंग और ध्रुवीय भंवर, जो शोधकर्ताओं के अनुसार आर्कटिक ग्रह बाकी हिस्सों की तुलना में तीव्रता से गर्म हो रहा है। इस परिघटना को आर्कटिक प्रवर्धन के रूप में जाना जाता है। इससे ध्रुवों और मध्य अक्षांशों के बीच ताप प्रवणता तापमान परिवर्तन की दर कम हो जाती है जिससे ध्रुवीय भंवर कमजोर हो जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, भारत मालदीव रक्षा सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कितने कौन से कथन सही है। फर्स्ट दे रखा हमें, भारत ने मालदीव तख्ता पलट के प्रयास को रोकने के लिए वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था। सेकेंड वाला, भारत के ऑपरेशन नीर वर्ष 2014 के माले जल संकट के दौरान INS किल्तान और INS निर्देशक के माध्यम से मालदीव को लगभग 2000 टन जल उत्पन्न कराया था। थर्ड वाला है, दोस्ती अभ्यास के भारत रूस मालदीव शामिल है जो मूलतः परिचालन, तालमेल और अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने में केंद्रित है। हमें इसमें से बताना है कितने या कौन से कथन सही है। तो हमारा जो इसका आंसर है क्या होगा, केवल एक। जो हमारा इसमें फर्स्ट वाला है वो सही है, लेकिन जो हमारा सेकेंड और थर्ड है वो रॉन्ग है हमारा यहाँ पर। जो हमारा भारत के ऑपरेशन नीर ने वर्ष 2014 के माले के संकट में कौन सा INS दीपक और INS सुकन्या के माध्यम से मालदीव को लगभग 2000 टन जल उत्पन्न कराया। और हमारा जो यहाँ पर है दोस्ती अभ्यास में भारत, श्रीलंका, मालदीव शामिल है जो मूलतः परिचालन, तालमेल और अंतर संचालन क्षमता बढ़ाने पर केंद्रित है। इसलिए जो हमारा इसमें क्या होगा, केवल एक सही है।
भारत मालदीव का एक प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है, जो संकट के समय में सबसे पहले सहायता करने वाला देश रहा है। जैसा कि वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जब भारत ने मालदीव में तख्ता पलट के प्रयास को रोका था। इसलिए हमारा फर्स्ट है वो सही है। भारत के ऑपरेशन नीर ने वर्ष 2014 के माले जल संकट के दौरान INS दीपक और INS सुकन्या के माध्यम से लगभग 2000 टन जल पहुंचाया था। इसलिए हमारा सेकेंड है वो सही नहीं है। दोस्ती अभ्यास एक त्रिपक्षीय तट रक्षक अभ्यास है, जिसमें भारत, श्रीलंका और मालदीव शामिल है। इसलिए जो हमारा थर्ड है वो भी सही नहीं है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। हमें इसमें से बताना है कौन अफगानिस्तान के साथ सीमा से लगा हुआ है। फर्स्ट दे रखा है आर्मीनिया, सेकंड दे रखा है जो हमारा काजाकिस्तान, और थर्ड दे रखा है ताजिकिस्तान, फोर्थ दे रखा है तुर्कमेनिस्तान, फिफ्थ दे रखा है उज्बेकिस्तान। हमें इसमें से बताना है कौन अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। हमारा जो इसका आंसर है वो क्या होगा? सी। हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है हमारा अफगानिस्तान की सीमा से लगा हुआ है। अफगानिस्तान दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के केंद्र में स्थित एक स्थल रुद्र देश है। इसकी जनसंख्या लगभग 28.6 मिलियन 2016 है। दक्षिण और पूर्व में अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम में ईरान के साथ भी सीमा साझा करता है। इसकी उत्तर सीमा मध्य एशिया देशों के तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को स्पर्श करती है। सुदूर पूर्वोत्तर में यह चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसलिए जिसका हमारा आंसर होगा क्या होगा? सी। उम्मीद है जो आज का हमारा सेशन है आपको अच्छा लगा। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।